हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स लैब। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बेसिकली इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के प्रोज एंड कॉन्स की। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के प्रोज हैं और कॉन्स हैं और उसकी सक्सेस रेट के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोज की बात आती है तो देखिए, everyone says that economics optional is the most practical, interesting, most logical subject। स्टडी मटेरियल की बात आती है तो स्टडी मटेरियल हम लोगों के पास सारे ऑप्शनल से ज़्यादा स्टडी मटेरियल है, बिकॉज हमारा एक स्टडी मटेरियल तो बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइव मिंट रोज़ आ जाता है इनमें हमारे आर्टिकल्स। फिर हर साल हमारी एक नई बुक आ जाती है, इकोनॉमिक सर्वे। उसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसी पर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। आरबीआई के वर्किंग पेपर्स होते हैं और फाइनेंस मिनिस्ट्री के वर्किंग पेपर्स होते हैं। तो ये तो हमारा वो वाला पार्ट है जो हर साल चेंज होता रहता है कॉन्स्टेंटली, जो डायनामिक पार्ट है। तो हमारी प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम लैक ऑफ स्टडी मटेरियल नहीं है, बट प्लेंटी ऑफ स्टडी मटेरियल है। तो कॉन्सिक्वेंसेस में देखते हैं क्या क्या होता है। स्कैटर्ड होता है हमारा स्टडी मटेरियल, कहीं एक कोई कंपाइलेशन की कोई एक बुक, कोई एक सोर्स, कोई एक नोट्स किसी फैकल्टी के या किसी इंस्टीट्यूट के सफिशिएंट नहीं रहते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। स्कैटर्ड होते हैं, आपको ईपीडब्ल्यू के आर्टिकल्स को कंपाइल करना है, उसके बाद आपको ये सारे टॉपिक्स को कंपाइल करना है, इनमें से फिल्ट्रेशन करोगे, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है उसे आप कलेक्ट करोगे फिल्टर करके, और फिर उसको आप नोट मेकिंग में कन्वर्ट करोगे। अब ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही एफर्ट टेकिंग प्रोसेस है। तो बहुत सारी जो प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये फिल्ट्रेशन नहीं करते हैं, ना कलेक्शन करते हैं। वो लोग सीधा आपको लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स पकड़ा देंगे, लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, या कोई और क्या करेंगे, इन लिस्ट ऑफ आर्टिकल से सीधा रीड कर देंगे, डिक्टेट करा देंगे। So I want to ask you all, what is the use of that? आपको ईपीडब्ल्यू का आर्टिकल खुद से ही पढ़ना है, उनके डिक्टेट कराए हुए नोट सीधा आर्टिकल से ही है, उसको भी फिर से पढ़ना है, तो व्हाट्स द यूज? फायदा होगा स्टूडेंट्स को अगर हम ईपीडब्ल्यू आर्टिकल्स के या इन सारे सोर्सेज के कोई सिनॉप्सिस तैयार करें और एक रजिस्टर में या दो रजिस्टर में मैक्सिमम वो सारी कंपाइलेशन हो, नोट्स हो और अपडेटेड हो, तब तो कुछ फायदा है। अदरवाइज कोचिंग पे जाते हो और आपको बंडल ऑफ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स पकड़ा देते हैं ईपीडब्ल्यू के बहुत सारे, या कोई बुक रेफर कर देते हैं, मिश्रा एंड पुरी, उमा काफिला, दत्ता एंड सुंदरम, या फिर उनमें से डिक्टेट करा देते हैं। तो आई डोंट थिंक कि उसका कोई यूज है। अल्टीमेटली आपको फिर से खुद मेहनत करनी पड़ती है। कॉन्सिक्वेंसेस, क्या आप कोई एक नाम बता सकते हो जो क्रेडिबल है? कोई एक नाम? मुझे तो कोई एक नाम समझ नहीं आता है, ना मुझे कोई ऐसा नाम रिकमेंडेड आता है कि किसी टॉपर ने कहा हो कि हाँ ये बंदा है या ये कोई फैकल्टी है जो आपका 100% सिलेबस कवर कराएंगे और क्रेडिबिलिटी के साथ कराएंगे। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं। नेक्स्ट मैं आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स और सब कोचिंग सेंटर्स दिखाने से डरते हैं। तो ये जो है 2017 का यूपीएससी का रिलीज डेटा है, यूपीएससी डेटा है ये 2017 के रिजल्ट का। तो इसमें देखिए 2017 में जितने स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स क्वालिफाई करा था, तो उसमें से जितने भी उसमें से मेंस एग्जाम में बैठे थे, उन सबका ये ब्रेकअप है। तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ इंक्लूड नहीं किए हैं, मैंने कुछ मेजर किए हैं, कुछ बाकी सब्जेक्ट्स रह गए हैं, लेकिन कंपैरिजन के लिए मैंने कुछ मेजर
सब्जेक्ट्स को यहाँ पे इंक्लूड करा है। तो आप देखिए ये है मेडिकल साइंस, 313 बच्चे अपीयर हुए थे मेंस में, रिटर्न दिया था इन्होंने और उसमें से 32 का सिलेक्शन हुआ था। तो यानी सक्सेस रेट जो है 10.2 है। इसी तरीके से बाकियों की आप देख सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मोर देन 1000 थे, पोल साइंस में मोर देन 1000 थे और इनका सक्सेस रेट भी 10.2 था, 9.4 था। जो नोट करने वाली बात है वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुए वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है 2500, लेकिन इनका सक्सेस रेट देखिए सबसे पुअर है 5.5%। तो जब नंबर ज़्यादा होता है ना फ्रेंड्स, जब स्टूडेंट्स अपीयर ज़्यादा होते हैं तो वो जो सक्सेस रेट निकल के आती है ना वो और भी रिलायबल होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर कुछ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ही अपीयरिंग कुछ है, स्टूडेंट्स का यानी डिनोमिनेटर ही कम है, तो फिर न्यूमरेटर बाय चांस कभी ज़्यादा हो सकता है कभी कम हो सकता है। तो एवरेज जो रिलायबल एवरेज जो निकल के आता है वो आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, समझ सकते होंगे। जो रिलायबल एवरेज आती है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स पे ही आती है। तो इनमें सबसे ज़्यादा रिलायबल एवरेज ज्योग्राफी की आ रही है और ज्योग्राफी की देखिए 5.5 सक्सेस रेट है, क्योंकि इनके स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने ही स्टूडेंट्स सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। सोशियोलॉजी में अगर देखेंगे तो सोशियोलॉजी की सक्सेस रेट 9.6 है, इसमें भी मोर देन 1000 यानी 1400 के लगभग बच्चे बैठ रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी एक नया इमर्जिंग ऑप्शनल है, यहाँ पे 9.2 है। अब बात करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारी सक्सेस रेट सिर्फ ज्योग्राफी से ज़्यादा है। और फिर आप ये भी कह सकते हैं सर कि हमारा जो डिनोमिनेटर है सिर्फ 233 है, क्या पता होता हमारा भी 2500 के करीब पहुँचे तो हमारी सक्सेस रेट कम आ जाए इससे। हाँ ये हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारा 2500 पे जब पहुँचे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जब कम्पीट करने वाले हो सकता है वो परफॉर्म ज़्यादा अच्छा भी कर दें और हो सकता है हमारी सक्सेस रेट सबसे ऊपर चली जाए। तो ये दोनों ही इशू हो सकते हैं। साइकोलॉजी, मैं इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे अमेजिंग सक्सेस रेट देखिए साइकोलॉजी का है। साइकोलॉजी का सबसे अमेजिंग सक्सेस रेट है 10.9 और देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड 193, सबसे कम बच्चे बट सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा। सो द क्वेश्चन आइज इज वाई साइकोलॉजी का सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है और क्यों सबसे कम बच्चे बैठ रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में जानेंगे कि क्यों साइकोलॉजी की सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा निकल के आती है। तो देखिए एंड में एक चीज से मैं कंक्लूड करना चाहूंगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पॉपुलर फैकल्टी प्रेजेंट है मोहंती सर, पोल साइंस की शुभ्रा रंजन मैम है, ज्योग्राफी के सिद्धार्थ सर हैं, जो मैथ्यू हैं, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं ज्योग्राफी के ऑप्शनल के। सोशियोलॉजी के लिए भी परवीन सर हैं और महापात्रा सर हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं। एंथ्रोपोलॉजी के लिए भी मेरे को कोई नाम ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इसमें भी फेमस और पॉपुलर टीचर्स हैं। साइकोलॉजी में पाठक सर हैं। इकोनॉमिक्स में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको हम क्रेडिबली कह सके कि वो पिछले कई सालों से पढ़ा रहा है और वो क्रेडिबल बंदा है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में कौन कौन सी कोचिंग अवेलेबल है मैं उनके बारे में बात करूंगा और उनके प्रोस कॉन्स के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप ये देख सकते हैं कि हमारे ऑप्शनल की जो सक्सेस रेट है बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, खराब भी नहीं है, लेकिन एक बात जो श्योरली हम कह सकते हैं वो ये है कि बहुत कम स्टूडेंट्स हमारे साइकोलॉजी के ही तरह कम अपीयर हो रहे हैं। और वो मेजरली इसीलिए मुझे लगता है क्योंकि कोई क्रेडिबल फैकल्टी नहीं है। मुझे पर्सनली यही रीज़न लगता है, इसीलिए बच्चों को डर लगता है ऑप्शनल को लेने में, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को। तो सिर्फ जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है या जो बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, मैथ्स जिनका स्ट्रॉन्ग होता है, वो लेना प्रेफर करते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो सो वाई ऑप्ट फॉर इकोनॉमिक्स, सो हु ऑप्ट फॉर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। तो मैंने दो बंदों में कैटेगराइज करा है, दो क्लासिफिकेशन करे हैं। एक तो इंजीनियर्स का करा है और एक इकोनॉमिक ग्रेजुएट्स का करा है। दोनों की डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। दोनों की प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बट जो मेन प्रॉब्लम जो मेरे ओपिनियन में है उनको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। पेपर 1 में जो प्रॉब्लम आती है उन्हें इसलिए क्योंकि पहले कभी पेपर 1 पढ़ा नहीं होता है। हाउएवर उनका मैथ्स और क्वांट स्ट्रॉन्ग होता है, लॉजिक स्ट्रॉन्ग होता है, तो जल्दी पेपर 1 में कैचअप कर लेते हैं। लेकिन इन्हें यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कि सोर्सेज प्लेंटी होते हैं। हम बुक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत सारी बुक्स रिकमेंडेड हो जाती हैं, हर टॉपिक पे डिफरेंट बुक हो जाती हैं।
तो वो बुक्स को सारों को रीड करना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग और एफर्ट टेकिंग प्रोसेस है। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम रहती है कि कहाँ से कौन से टॉपिक आप उठाएंगे और कहाँ से कैसे उस टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिर पेपर 2 तो खुद ही एक एनिग्मा है। ये इसलिए एनिग्मा है क्योंकि ये डायनामिक है, रोज चेंज होता रहता है। डॉक्यूमेंट्स, इकोनॉमिक सर्वे, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ गई, अभी आ जाएगी वो बंडल्स, इकोनॉमिक सर्वे हो जाएंगे। उसके बाद ईपीडब्ल्यू के आर्टिकल्स, वो रिसर्च आर्टिकल होते हैं, तो वो कोई स्मूथ रीडिंग तो होती नहीं है हिस्ट्री की तरह या ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस की तरह कोई स्मूथ रीडिंग नहीं होती है। उसमें लॉजिक और दिमाग लगाना पड़ता है, क्वांट्स को, स्टैट्स को समझना पड़ता है, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग और एफर्ट टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे सोर्सेज देखिए क्या क्या रिकमेंड करे जाते हैं। मिश्रा एंड पुरी, दत्ता एंड सुंदरम, उमा कापिला, इकोनॉमिक सर्वे, बिजनेस स्टैंडर्ड के न्यूज़पेपर कोई बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स का कोई पर्टिकुलर न्यूज़पेपर होना चाहिए, तो पॉपुलर बिजनेस स्टैंडर्ड है, लाइव मिंट भी पढ़ते हैं लोग। तो ये एक अपने आप में प्रॉब्लम हो जाती है कि आपको एक द हिंदू के अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड भी पढ़ना पड़ेगा। ये भी एक रिस्क एफर्ट टेकिंग प्रोसेस, एक नया इशू बन जाता है। फिर इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स की प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, वो बेसिकली पेपर 2 से रिलेटेड ही है, क्योंकि जो बैकग्राउंड, बेसिक बैकग्राउंड होता है, ये लोग ब्लैंचार्ड और फ्रोयन, माइक्रो यानी मैक्रो, माइक्रो मैक्रो और इंटरनेशनल ट्रेड में ये लोग क्रूगमैन, सेल्वाटोर, ये सब पढ़ के आते हैं, तो इनके लिए ये एफर्ट यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है पेपर 2 का। लेकिन पेपर 2 में कुछ पोर्शन ऐसा है जो ग्रेजुएट्स नहीं पढ़ते हैं, जो थोड़ा पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस से आ जाता है, तो वहाँ पे इनको भी प्रॉब्लम आती है। उसमें आता है एरो का थ्योरम है और उसका एक सेन क्रिटिक है, रोमर मॉडल है, केल की कार्डोर है। इकोनॉमिक ग्रेजुएट्स को बेसिकली एक्सोजीनस ग्रोथ थ्योरीज पढ़ाई जाती हैं, सोलो मॉडल तक, हेरोडोमर मॉडल तक पढ़ाया जाता है, बट एंडोजीनस ग्रोथ थ्योरीज का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और डिटेल्ड एनालिसिस है वो पोस्ट ग्रेजुएशन में ही शुरू होता है, यानी रोमर मॉडल और एके मॉडल वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग भी सब कुछ करके आते हैं। ये जो सिलेबस है इसमें इनको भी प्रॉब्लम आती है और ये लोग भी नए ही होते हैं इनके लिए। तो उसके बाद चलते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फैकल्टीज कौन सी है। देखिए, जो मैंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन जो बेसिकली 3 जो बंदे ऐड देते हैं और जो बंदे कुछ टाइम से इस फील्ड में हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो पहला तो है ब्लिस पॉइंट, फिर एक्जियम आईएएस, फिर नेक्स्ट आईएएस। ब्लिस पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करता है, रेगुलर एडवर्टाइजिंग करता है। द हिंदू में आपको सेकंड पेज पे इनका एडवर्टाइजमेंट हमेशा मिलेगा। एक्जियम भी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंडेंट है। और नेक्स्ट आईएएस में नए सर आए हैं जो पहले वाजीराम में थे, विभास झा सर, ये रविंदर झा सर हैं और ये महेश लालवानी सर हैं, तीनों सर। तो ये दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ब्लिस पॉइंट और नेक्स्ट आईएएस में विभास झा और रविंदर झा, इन दोनों ने जो है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, यानी पेपर 1 को पढ़ाया है कई सालों तक। वहाँ से जो ट्यूशन लगाते थे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बच्चे, तो वो ब्लिस पॉइंट और विभास झा के पास पढ़ते थे। तो पेपर 1 जो है इन लोगों ने कवर कर रखा है। तो पेपर 1 के ये लोग नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, जिसमें आपका इंटरनेशनल ट्रेड आ गया और माइक्रो आ गई, मैक्रो आ गई, ये चीजें, ये जो ग्रेजुएशन लेवल की हैं वो पेपर 1 की ब्लिस पॉइंट और नेक्स्ट आईएएस प्रोवाइड कर देते हैं। एक्जियम आईएएस तो मैं बोलूंगा कि इस चीज में भी वीक है, ये भी अच्छे से करवा नहीं पाते हैं। एक्जियम आईएएस ये भी अच्छे से नहीं करवाते हैं। गौरव अग्रवाल ने यहाँ से क्लास ली थी, कोचिंग ली थी, लेकिन कभी उन्होंने इसको रिकमेंड नहीं करा है और उसका रीजन यही है कि ये अच्छे से पूरा पेपर 1 को सिलेबस अच्छे से नहीं कराते हैं। हाउएवर ब्लिस पॉइंट और नेक्स्ट आईएएस जो है पेपर 1 का काफी पोर्शन कवर कराते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड, माइक्रो और मैक्रो का। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये ग्रेजुएट्स को पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स को, तो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो एरो थ्योरम है, एरो, रोमर, किरकेगार्ड, ये लोग इसमें क्या करेंगे, आपको
जो है ये जो पोर्शन है, ये लोग क्या करेंगे, इसमें जो है आपको कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन उसे कवर नहीं कराएंगे। और वो स्टडी मटेरियल जो है वो ऐसा होगा कि उसको समझना और समझाना एक एक्सपर्ट का ही काम है। वो कोई इजीली लेमैन की समझ में नहीं आ सकता है। और इकोनॉमिक ग्रेजुएट्स को उसमें आपका टीचर का असिस्टेंस चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे हार्डवर्क करते नहीं है। बिना उसके नोट्स प्रोवाइड करे, बिना उसे इजी बनाए, सीधा स्टडी मटेरियल पकड़ा देंगे। वो तो सर्च भी कर लेंगे स्टूडेंट इंटरनेट पे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये वाला पोर्शन पेपर 1 में ये लोग छोड़ देते हैं, यानी ब्लिस पॉइंट और नेक्स्ट आईएएस पेपर 1 के इस पोर्शन में वीक है, ये वाला पोर्शन में वीक है। अब आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में ये सारे ही वीक हैं। पेपर 2 में मैंने बताया आपको इसलिए वीक है क्योंकि ग्रेजुएट कोर्सेज में पेपर 2 के बहुत सारे इंडियन इकोनॉमी के आर्टिकल्स नहीं दिए जाते हैं, कुछ लिमिटेड डाले जाते हैं। 2 आर्टिकल एग्रीकल्चर पे दे दिए महेंद्र देव के, इंडस्ट्री पे एक नागराज का दे दिया, ऐसे ही कुछ कुछ आर्टिकल डाल दिए जाते हैं, लेकिन पूरा सिलेबस कवर नहीं कराया जाता जितना रिगरसली और कंप्रीहेंसिवली पेपर 2 में गिवन है। तो यहाँ पे ये भाई साहब वीक पड़ जाते हैं, और वहाँ पे भी आपको क्या करेंगे, वही स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, उसकी कोई सिनॉप्सिस, कोई उसकी डिस्कशन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। दूसरा इनका वीक पोर्शन पड़ता है प्रीवियस ईयर्स सॉल्यूशंस, और ये वाले टॉपिक तो मैं बता ही चुका हूं ऊपर। ये वाला पोर्शन प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशन सारे नहीं बताएंगे, जो इजी होंगे उनको क्लास में डिस्कस कर देंगे, और इजी आप भी कर सकते हो, तो उसमें तो कोई बड़ा तीर मारा नहीं इन्होंने। उसके बाद पेपर 2 का मैंने आपको बता दिया, सिनॉप्सिस नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली ये इनकी वीकनेस है इन फैकल्टीज की, और इसीलिए अगर जिस दिन ये काम पूरा हो गया कि पेपर 2 एकदम रिलायबल फैकल्टी आ जाए और पेपर 2 की सिनॉप्सिस प्रोवाइड करें अपडेटेड, जैसे कि शुभ्रा रंजन मैम अपने पेपर के क्रैश कोर्स भी कराती हैं पॉलिटिकल साइंस के लास्ट में, मेंस और प्रीलिम्स के रिजल्ट और मेंस के बीच में, तो वो पूरा अपडेशन करा देती है। कोई भी नई बुक आती है किसी भी जो एक्सपर्ट की, उसको जल्दी से सिनॉप्सिस उसकी बना के ऐड कर देती है। ऐसा काम जब तक नहीं करेंगे पेपर 2 में, एक क्रेडिबल सोर्स और क्रेडिबल फैकल्टी जब तक नहीं आएगी, तब तक ज़्यादा स्टूडेंट्स और पॉपुलराइज नहीं होएगा हमारा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। दूसरा, इनके अंदर यार बहुत मेहनत की ज़रूरत है। इनको तो ऐसे छोड़ दिया जाता है, एच.एल. आहूजा से बता देंगे आपको एरो थ्योरम पढ़ना, जबकि वो कोरसेट पैराडॉक्स है, वो एरो थ्योरम तो वो है ही नहीं। कोरसेट पैराडॉक्स एक सबसेट है एरो थ्योरम का, उसको आपको करा के बोल दिया जाता है कि एरो थ्योरम हो गया। ऐसा काम ब्लिस पॉइंट वाले ने किया है, कोरसेट पैराडॉक्स को करा के बोल दिया एरो थ्योरम हो गया। एरो थ्योरम का प्रूफ नहीं कराएंगे कभी भी, और उसका क्रिटिक जो है वो भी डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे। एक आपको रिसर्च आर्टिकल पकड़ा देंगे पीए ब्रह्मानंद का, और उसमें वो सारा कवर नहीं होता है, सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है। जरा सा क्वेश्चन ट्विस्ट करा आप बैठ जाओगे फिर। तो रोमर मॉडल में यार बहुत डिटेल डिस्कशन चाहिए, इसको तो ऐसे ही लपेट देते हैं थोड़ा सा करके, इंट्रोडक्शन सा देके, बस ऐसे नहीं होता है। इसमें आइडियाज प्रोडक्शन फंक्शन की डिटेल्ड एनालिसिस होगी, और कैसे कैसे उसमें ट्विस्ट आ सकते हैं, कैसे कैसे उस पर क्वेश्चन फ्रेम आ सकते हैं, पूरा डिटेल डिस्कशन चाहिए। उसके बाद भी आप देखते हो हमारे जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के बंदे हैं टॉप 10 टॉप 20 में हर बार कोई ना कोई होता है, और ऐसा नहीं है कि वो इकोनॉमिक ग्रेजुएट होता है, बहुत बार वो जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से होते हैं वो भी होते हैं। तो कैसे वो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं? थैंक्स टू चॉइसेस। चॉइसेस में काफ़ी जो डिफिकल्ट पोर्शन है वो एलिमिनेट हो जाता है। ज़रूरी नहीं आप एरो थ्योरम करो, सेन क्रिटिक करो, रोमन मॉडल करो, जहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आए चॉइस में छोड़ दो। जो कंपलसरी पार्ट आता है 5 हर पेपर में, सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में 5 आते हैं, उसमें से 3-3 भी करोगे 60 नंबर तक भी आप उसमें ले आओ तो 280 तक स्कोर कर सकता है बाकी आदमी चॉइसेस की मदद से। तो मेरा मानना यह है कि इन क्वेश्चन में अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है तब भी सिलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन अगर इनमें एक्सपर्ट हो जाए तो वो बंदा रैंक भी अच्छी मारेगा
और उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा अगर उसके जीएस के पोर्शन थोड़े वीक भी रह जाएंगे तो। दूसरा, ये जो ब्लिस पॉइंट भाई साहब हैं ऐड निकालते हैं न्यूज़पेपर में हर साल, बहुत सारे बंदों का दिखा देते हैं, नेक्स्ट आईएएस में दिखा देते हैं, एग्जाम आईएएस में दिखा देते हैं। बेसिकली टेस्ट सीरीज में जिन बंदों की परफॉर्मेंस अच्छी होती है और कुछ बंदे जो सेल्फ स्टडी से खुद मेहनत करते हैं उनका ही रिजल्ट होता है। लेकिन आप कहेंगे ऐसा तो बाकी ऑप्शनल में भी होता है। हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन इतनी अच्छे से रिकमेंडेशन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में आपको कोई भी कोचिंग की नहीं देता है जितना बाकी सब्जेक्ट्स में मिल जाती है। तो अब मैं बात करता हूं सोर्सेज की, प्रिपरेशन कैसे की जाए। पेपर 1 के बारे में बात करते हैं पहले। पेपर 1 में देखिए माइक्रो है। माइक्रो के लिए कुट्सियोनिसिस सभी ने रिकमेंड करा है। इसमें से बेसिकली आप मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो मार्केट स्ट्रक्चर में भी जो मेन होगा आपका चैम्बरलिन मॉडल रहेगा। चैम्बरलिन मॉडल से काफी बार क्वेश्चन आए। किंग डिमांड कर रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा मार्केट में आपका ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसमें जो है आपके फर्दर डिवाइड हो जाएंगे कूरनोट मॉडल, स्टैकलबर्ग फर्स्ट मूवर एडवांटेज वाला, स्टैकलबर्ग मॉडल जो है क्वांटिटी में भी होएगा फर्स्ट मूवर और प्राइस में भी होएगा। क्वांटिटी गेम, प्राइस गेम, ये बेसिकली गेम थ्योरी का पोर्शन भी आ जाता है इसमें। अब स्टैकलबर्ग में और कॉर्नोट में ही नैश इक्विलिब्रियम का जो पोर्शन है, नैश इक्विलिब्रियम की जो कंसेप्ट है वो डिस्कस हो जाती है। तो ये सारा इस कुट्सियोनिसिस से हो जाएगा। और भी बुक्स हैं लेकिन हमें मिनिमम अपने रिसोर्सेज रखने हैं। इनसे न्यूमेरिकल भी आता है हमेशा, कॉर्नोट से स्टैकलबर्ग से आ जाता है। तो न्यूमेरिकल काफ़ी स्कोरिंग होता है, कोई उसमें कुछ मुश्किल होता नहीं है। इक्वेशंस को आपको बेसिकली एल्जेब्रा आपको यूज़ करना होता है, इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है एक दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट करके, और इजीली सॉल्यूशन निकल जाता है। 4-5 आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, आपका ये वाला पोर्शन यानी ये यहाँ से अगर आपका न्यूमेरिकल आया तो सॉल्व हो जाएगा। और भी बुक्स हैं देखिए, मैं आपको बता सकता हूँ इसमें जो है पिंडिक है। अब एक नई रीडिंग आई है डीयू में, काफ़ी पॉपुलर है वो, निकोलसन एंड स्नाइडर। बट मेरा ओपिनियन है कि एक बुक से स्टिक कीजिए, एक बुक ज़्यादा बेटर रहेगी और उससे ये चीज़ कवर हो रही है और क्वेश्चंस प्रीवियसली ईयर के सॉल्व हो रहे हैं। तो वाई टू वेस्ट अवर टाइम। ज़्यादा बुक्स करने से सिलेक्शन नहीं होएगा, कम रिसोर्सेज बार बार करने से सिलेक्शन होएगा। तो ये सिर्फ कुट्सियोनिसिस से हो जाएगा। उसके बाद आता है देखिए मैक्रो। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। मैक्रो आता है। अब देखिए मैक्रो के अंदर क्या है। मैक्रो के अंदर आपके एक तो क्लासिकल कीनीजियन है, क्लासिकल कीनीजियन है। उसके बाद आपका जो आता है फिलिप्स कर्व का पोर्शन आता है। क्लासिकल कीनीशियन के बाद आपके और भी स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं, जैसे नियो कीनीशियन आ जाता है।
न्यू कीनीजियन आ जाता है, और आपका न्यू क्लासिकल भी आ जाता है। ओके, फिलिप्स कर्व का कंसेप्ट भी आ जाता है और मोनेटरिस्ट भी आ जाते हैं। तो ये सारे स्कूल ऑफ थॉट जो है इनके अंदर डिबेट है। डिबेट बेसिकली क्लासिकल और कीनीजियन से शुरू हुआ था। क्लासिकल्स जो आपको पता है ये बेसिकली बिलीव करते हैं सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, एंड कीनीजियंस वर ऑफ द ओपिनियन दैट डिमांड इज अनस्टेबल। तो आपको हमेशा सप्लाई जितनी है उतनी डिमांड नहीं मिलेगी मार्केट में। डिमांड जो है बेसिकली अनस्टेबल रहेगी, और उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कीनीजियन की डिमांड अनस्टेबल के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं फ्रेंड्स। रीजन हो सकते हैं रिजिड वेजेस, रीजन हो सकते हैं मेन्यू कॉस्ट, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, ऐसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो जब ये रीजंस होंगे वो डिमांड और सप्लाई को, प्राइस की एडजस्टमेंट को हैम्पर करेंगे, और जब प्राइस की एडजस्टमेंट हैम्पर हो जाएगी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइसेस की, गुड्स की, तो यानी जो सप्लाई है और डिमांड है वो जरूरी नहीं है इक्विलिब्रियम में रहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में रहेंगे। डिमांड इक्वल टू सप्लाई होगी लेकिन बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट होगी। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन डिस्कस करने के लिए अगर नए स्कूल ऑफ थॉट्स आते रहे, न्यू कीनीजियन आए, न्यू कीनीजियन आए, फिर न्यू क्लासिकल आए, फिलिप्स कर्व आया हमारा 1960s में, जो कि इन्फ्लेशन और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का जो ट्रेड ऑफ है उसे शो करता था शॉर्ट रन में। और फिर ये फिलिप्स कर्व ऑगमेंटेड फिलिप्स कर्व बना जब ये पाया गया कि रेशनल एक्सपेक्टेशन होती है और जो रिलेशन है लॉन्ग रन में वो वर्टिकल होता है फिलिप्स कर्व, ना कि नेगेटिव स्लोप होता है। इसी तरीके से मोनेटरिस्ट आए। मोनेटरिस्ट ने कहा कि भाई कीनीजियन ज़्यादा डिस्टेबलाइज मत करो मार्केट को, परफेक्शन लाने के लिए बेस्ट इज़ द एनमी ऑफ गुड, इसलिए हम गुड से काम चला लेते हैं। क्योंकि अगर बेस्ट के चक्कर में रहे, बेस्ट का मतलब है कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे चक्कर में रहे। मोनेटरिस्ट बिलीव करते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के आसपास भी अगर रहे तो क्या प्रॉब्लम है, मार्केट को स्टेबल रखो। लेकिन कीनीजियन चाहते हैं कि बेस्ट यानी फुल एम्प्लॉयमेंट, और उसके लिए हम लोग बार बार जो है इंटरवेंशन करते रहेंगे, फिस्कल पॉलिसी का, मॉनेटरी पॉलिसी का, इन सब का यूज करते रहेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंचने के लिए। बट मॉनेटरिस्ट जो है बिलीव करते हैं इसके चक्कर में ऐसा हो सकता है कि फिस्कल डेफिसिट राइज हो जाए, मॉनेटरी पॉलिसी के चक्कर में ऐसा हो सकता है कि इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए, एक्सपेंशनरी हो जाए। उससे क्या होगा, इरोड हो जाएंगी सेविंग्स और मार्केट सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो जाएंगे। तो जो आपका अराउंड फुल एम्प्लॉयमेंट चल रहा था ना, गुड अराउंड फुल एम्प्लॉयमेंट, वो भी हाथ से निकल जाएगा। तो इसीलिए मॉनेटरिस्ट का जो है कहना है कि भाई गुड, बेस्ट इज द एनमी ऑफ गुड, गुड से ही काम चला लो। तो ये सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं, इन सब के लिए बुक अच्छी बुक है फ्रॉयन, यही रिकमेंडेड है, सब लोग यहाँ से पढ़ते हैं। एक और बुक है लेकिन मैं आपको ये ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे, बहुत कम लोगों ने ये बुक पढ़ी है, ये बुक अवेलेबल नहीं है एक्चुअली, परचेज नहीं कर पाते हैं। ये बुक है वेंडी कार्लिन, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं और इन्होंने बहुत अच्छी बुक लिखी है बार्गेनिंग वेजेस पर। 1990s में ये एडिशन आया था, 1990s में ऑक्सफोर्ड की ये पब्लिकेशन है। और ये जो बुक है ये बेसिकली क्लासिकल और कीनीजियन को एक्सप्लेन करती है, और वहीं पे पीगू की अप्रोच और कैश बैलेंस अप्रोच, काफ़ी सारी जो अप्रोचेज हैं वो भी डिस्कस करती हैं, जो कि एग्जाम में एक दो बार पहले पूछा गया है कैश बैलेंस अप्रोच के बारे में क्वेश्चन। तो मेरा ओपिनियन ये है कि जो ये वाला पोर्शन है क्लासिकल
कीनीशियन, ये वाला जो पोर्शन है ये तो हमें वेंडी कार्लिन से करना चाहिए। फिर जो नए स्कूल ऑफ थॉट है, न्यू कीनीशियन, नियो कीनीशियन, न्यू क्लासिकल, ये सब हमें फ्रॉयन से करना चाहिए। फिलिप्स कर्व जो है वो हमें ब्लैंचार्ड से करना चाहिए। ब्लैंचार्ड में बहुत अच्छा गिवन है, ओलिवर ब्लैंचार्ड की बुक है। मॉनेटरिज्म भी आपका फ्रॉयन से हो जाएगा। तो ये बेसिकली मैक्रो को कवर करने का तरीका है कि एक बुक इसलिए सफिशिएंट नहीं है, एक बुक में सारे रिसोर्सेज अच्छे नहीं होते हैं, सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर नहीं होते हैं, तो हर टॉपिक हमें डिटेल में चाहिए, तो इसके लिए अलग अलग सोर्सेज को रेफर करना पड़ता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं और इवन सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ने एच एल आहूजा बेसिकली रिकमेंड कर दिए। एच एल आहूजा इज बेसिकली इन सबको समराइज करती हैं, लेकिन बहुत सारी बातें इनकी, बहुत सारी इकोनॉमिक इंट्यूशंस इनकी मिसिंग हो जाती हैं एच एल आहूजा में। तो मैं तो बेसिकली प्रेफर नहीं करता हूँ कि एच एल आहूजा से करूँ। एच एल आहूजा से एक दो टॉपिक्स को कवर करा जा सकता है, एक दो थ्योरीज को, वो मैं आपको बताऊंगा कि एच एल आहूजा में कौन सा पार्ट अच्छा है। तो एच एल आहूजा के लिए को आप वहां पे रेफर कर सकते हैं, लेकिन इन पोर्शंस के लिए फ्रेंड्स ये सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं ये बुक्स अच्छी रहेगी। एच एल आहूजा की अपनी खासियत है, उसकी कुछ टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, आगे देखते हैं उसके बारे में। अब बेसिकली फ्रेंड्स आता है हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में देखिए बेसिकली सिलेबस दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो थ्योरीज, ट्रेड थ्योरीज, और दूसरा जो है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला पार्ट। तो ट्रेड थ्योरीज की अगर बात करूं तो क्रूगमैन में स्टार्टिंग के 7-8 चैप्टर बहुत अच्छे हैं। इसके अंदर जो है पार्शियल इक्विलिब्रियम भी आ जाता है। क्रूगमैन के 1 to 8 चैप्टर्स होंगे। क्या क्या आएगा इसके अंदर? इसके अंदर ये सब आ जाएगा, ग्रेविटी मॉडल आ जाएगा। पहले 5-10 मार्कर में पूछा गया था ये 1-2 साल पहले। फिर आपका जो है ग्रेविटी मॉडल आएगा, फिर आपका रिकार्डियन मॉडल सब आ जाएगा। रिकार्डियन फैक्टर स्पेसिफिक मॉडल आ जाएगा, एक्शर-ओइलिन आ जाएगा। ओके, ये सारे मॉडल आ जाएंगे। फिर इसमें पार्शियल इक्विलिब्रियम भी आ जाएगा, जिसमें के इफेक्ट होते हैं टैरिफ और सब्सिडी का। पार्शियल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क में टैरिफ का इफेक्ट और सब्सिडी का इफेक्ट। अब ये वाला पोर्शन यहां से क्रूगमैन में कवर हो रहा है, लेकिन एक जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क होता है टैरिफ और सब्सिडी का, जो कि टर्म्स ऑफ ट्रेड को इंपैक्ट करता है। जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क वो होता है ऑफर कर्व पे बेस्ड। जो कि टर्म्स ऑफ ट्रेड को इंपैक्ट करता है। ये वाला पोर्शन फ्रेंड्स सेल्वाटोर में अच्छा है। ये आपको वहां से करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफर कर्व का कंसेप्ट क्रूगमैन सर ने तो डिस्कस करा ही नहीं है। तो ये स्पेस भर गया है, यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और बैलेंस ऑफ पेमेंट को आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। तो अब क्या बचते हैं फ्रेंड्स इसमें? बेसिकली इसमें आपके कुछ थ्योरम्स हैं
वो भी आपको सेल्वाटोर में अच्छे मिलेंगे, जैसे कि आपका रेबिन्स्की थ्योरम की थ्योरम मिलेगा, स्टोल्पर सैमुएल्सन थ्योरम, आपका लियोन्टिफ पैराडॉक्स, ओके, और ग्रोथ इमेसराइजिंग, जगदीश भगवती का कंसेप्ट। तो ये जो पोर्शन है ना फ्रेंड्स, ये जितने भी हैं चारों के चारों, ये क्रूगमैन में भी गिवन है, लेकिन स्पेसिफिकली क्रूगमैन में डायग्रामेटिक प्रूफ और अच्छे से इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करा गया है। तो ये भी सेल्वाटोर से आपको करना चाहिए, ये भी आप सेल्वाटोर से करेंगे। लेकिन रिकार्डियन मॉडल जो था हमारा, फैक्टर स्पेसिफिक मॉडल, हेक्शियर ऑयलिन मॉडल और पार्शियल इक्विलिब्रियम मॉडल जो टेरिफोर्ड सब्सिडी का था, वो हमारा क्रूगमैन से, ग्रेविटी मॉडल भी क्रूगमैन से अच्छा रहेगा। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने बता दिए, सेल्वाटोर में ये रहेंगे सारी थ्योरीज। अब आता है नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आपका आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट का पोर्शन। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के पोर्शन में देखिए फ्रेंड्स, इंटरेस्ट पैरिटी का जो टॉपिक है क्रूगमैन में अच्छा है, क्रूगमैन में अच्छा है इंटरेस्ट पैरिटी का, नो डाउट। यहां पर ही आपका जो है जे कर्व इफेक्ट भी अच्छा है क्रूगमैन में। और जो मेरे को सबसे बेस्ट पोर्शन लगा क्रूगमैन में, इंटरेस्ट पैरिटी के थ्रू, इंटरेस्ट पैरिटी के कंसेप्ट के साथ साथ ही क्रूगमैन में एक्सचेंज रेट ओवरशूटिंग समझाया है। तो आई कैन बेट फॉर दिस कि एक्सचेंज रेट ओवरशूटिंग जो है क्रूगमैन में बेटर है, बेटर देन सेल्वाटोर। बेटर देन सेल्वाटोर, इसमें बहुत अच्छा गिवन है ये कंसेप्ट। एक टॉपिक स्पेसिफिकली मेंशन्ड है स्पेक्युलेटिव अटैक। अगेन क्रूगमैन चैप्टर नंबर 18, 10th एडिशन। 10th एडिशन होगा क्या 9th में होगा, आप देख लेना, जोन सा भी हो एडिशन, 10th या 9th। इसमें चैप्टर नंबर 18 का अपेंडिक्स। अब जो क्रूगमैन के अपेंडिक्स है ना, कई सारे चैप्टर्स के बड़े इंपॉर्टेंट है, सीधा अपेंडिक्स में से क्वेश्चन आया हुआ है। 2013 में क्वेश्चन है स्पेक्युलेटिव अटैक पर, ये अपेंडिक्स से है क्रूगमैन की। अब जो बचता है हमारा लास्ट में कुछ पोर्शन बचते हैं, ये जो है साल्टर-स्वान मॉडल है, ये भी आप चाहें तो क्रूगमैन में भी कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 19, या स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है वहां पे ये नाम साल्टर-स्वान, अदरवाइज इसे आप सेल्वाटोर से भी कर सकते हैं। सेल्वाटोर में भी साल्टर-स्वान मॉडल ठीक ठीक है। और पोर्शन जो है फ्रेंड्स बीओपी का, वो कौन सा बचता है, यही वाले बचते हैं, मंडल फ्लेमिंग मॉडल, मंडल फ्लेमिंग मॉडल बचता है, मंडल फ्लेमिंग मॉडल बचता है फ्रेंड्स। और मंडल फ्लेमिंग के अलावा आपका एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज, ये सारे टॉपिक जो हैं एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज,
ये जो है डॉर्नबुश एंड फिशर में अच्छा है। तो मैं स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने आपको कहा कि कोई भी एक बुक में कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीजें नहीं है, हमें सेलेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी कभी किसी फ्रेंड से आप जानते हैं और उनसे बात करेंगे ग्रेजुएट कोर्स में, कभी भी कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं होती है, रीडिंग्स को कंपाइल करा जाता है। तो ये मंडल फ्रेमिंग का पोर्शन जो है ये डॉर्नबुश एंड फिशर में बहुत अच्छा गिवन है। एक टॉपिक प्रीवियस पार्ट का रह गया हमारा, ये हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जो पोर्शन था ये हमारा रह गया। इसमें एक है ब्रेंडर क्रूगमैन मॉडल, क्रूगमैन और डनिंग इलेक्ट्रिक थ्योरी ऑफ एफडीआई आया हुआ है पहले। ये फ्रेंड्स एक सोडस्टन बुक है, उसमें से आया था। लेकिन आप कहेंगे सर इस दो टॉपिक के लिए सिर्फ सोडस्टन क्यों खरीदें, तो ये दोनों टॉपिक को आप विकिपीडिया से इंटरनेट से पढ़ सकते हो। तो अब मूव करते हैं हम लोग मूव करते हैं ग्रोथ पर। अब हमारा जो पोर्शन आ गया फ्रेंड्स ग्रोथ पर आ गया, ग्रोथ थ्योरीज। हैरोड से शुरू होएगा, हैरोडोमर। अब यहां पे मैंने आपको कहा था एच.एल. आहूजा में आप रेफर कर सकते हैं। एच.एल. आहूजा में ये वाला पार्ट अच्छा है। एच.एल. आहूजा, एच.एल. आहूजा की स्पेशलिटी बता देता हूं आपको यहाँ पे और भी दो तीन चीजों में। एक तो यहाँ पे जो है एक्सेलरेटर प्रिंसिपल का पोर्शन ठीक है, एक्सेलरेटर प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा यहाँ पे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट भी अच्छा है। और इसमें आप थोड़ा सा पब्लिक फाइनेंस के लिए भी रेफर कर सकते हैं, जिसमें कि इंडिया की फिस्कल पॉलिसी की थोड़ी सी डिस्कशन है, कुछ चैप्टर्स हैं। तो इसके लिए एच.एल. आहूजा ठीक है। लेकिन बाकी के टॉपिक जैसे सोलो मॉडल, अब देखिए हैरोडोमर में ना दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, या तो उसे हैरोड इंस्टेबिलिटी बोल देते हैं, मेंशन्ड है, या इसी का दूसरा नाम है नाइफ एज। अब कल इसे सोर्ड एज भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो ये आपको अंडरस्टैंडिंग से ही समझ में आते हैं। जब इनके फैंसी नेम के सिनोनिम्स का कोई दूसरा नाम यूज करके क्वेश्चन रेज किया जाता है तो आप तभी डिकोड कर सकते हो जब आपको एकदम डीप और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट की, तब आप डिकोड कर लोगे कि ये क्या फिलोसफिकली कहना चाह रहा है एग्जामिनर। तो यहाँ पे बेसिकली हैरोडोमर से यही क्वेश्चन आता है। और इस इंस्टेबिलिटी, नाइफ एज और इस सारी प्रॉब्लम को ही तो सॉल्व किया था सोलो मॉडल ने। सोलो ने क्या किया था, इनके जो प्रोडक्शन फंक्शन था, इनका प्रोडक्शन फंक्शन था मिनिमम कॉम्प्लीमेंट्री, इसे रिप्लेस कर दिया था किससे, कॉब डगलस से। अब कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, ये इन डेप्थ स्टडी होनी चाहिए इस प्रोडक्शन फंक्शन की, क्योंकि ये काफी काम आएगा आपके। इन दोनों का समीशन 1 होता है, वही अपना कॉब डगलस होता है। और इसमें क्या होता है, इसकी खासियत होती है कि ये सब्स्टिट्यूटेबल है, एक तो कैपिटल और लेबर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम सोल्व करता है हमारे हैरोडोमर की।
सब्स्टिट्यूटेबिलिटी प्रोवाइड करता है बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। सेकंड क्या है इसकी खासियत, आप बता सकते हैं? सेकंड इसकी ये है कि ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। अगर लेबर को प्रोड्यूस बढ़ाते जाएंगे एक पर्टिकुलर कैपिटल पर तो लेबर का जो आउटपुट है पर कैपिटल रिड्यूस होता जाएगा। और दूसरी खासियत है तीसरी, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, यानी अगर दोनों को सेम रेशो में बढ़ाएंगे आप लेबर और कैपिटल तो उतनी ही रेशो में आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। और ये वाला कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। इसी की वजह से जो है हमारा सोलो जो है स्टेडी स्टेट प्रोवाइड करा पाता है। स्टेडी स्टेट का जो कंसेप्ट आता है इसी की वजह से आता है। और फिर आपको पता ही है सोलो फेल हो जाता है कहां पर आकर, जहां पर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की एक्सप्लेनेशन आती है, उसको एक्सप्लेन या एंडोजिनाइज नहीं कर पाया सोलो मॉडल, तो उसके लिए ये एक्सोजीनस है। और इसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करा था हमारे एके मॉडल ने। अब एके को अमर्त्य सेन या कोई इकोनॉमिस्ट मत समझ लेना, ये एक जनरल फॉर्मूला है, एक तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन है जिसमें के के अंदर जो है के जो है वो फिजिकल और ह्यूमन कैपिटल दोनों को इंक्लूड करता है, ओके। और ए हमारा टेक्नोलॉजी को स्टैंड करता है। तो ये जो मॉडल है वो एंडोजेनाइज करने की कोशिश करता है, ये एंडोजेनाइज करने की कोशिश करता है हमारे प्रोडक्शन फंक्शन को, यानी कॉफ डगलस को। कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन को इसने एंडोजेनाइज करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। ये जो है कॉज को नहीं ढूंढ पाया, बल्कि जो रिजल्ट है उनको इंक्लूड कर पाया। अब फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के इंपैक्ट को ये इंक्लूड कर पाया मॉडल के अंदर, लेकिन उसके कॉजेज को नहीं, कि कैसे ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होता है, फिजिकल कैपिटल कैसे इंक्रीज होता है, उसको डिकोड किया हमारे रोमर मॉडल ने। रोमर मॉडल ने ये सब एंडोजिनाइज कर दिए, एंडोजिनाइज्ड के हाउ, बाय इंट्रोड्यूसिंग आइडियाज प्रोडक्शन फंक्शन। आइडियाज प्रोडक्शन फंक्शन लेके आ गए ये। ए स्टैंड फॉर आइडियाज और इनका एक कांस्टेंट रहेगा, ये कोएफिशिएंट लिया है मैंने, ये डिटरमिन्ड होता है रिग्रेशन मॉडल से, इसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, बस ये समझ लीजिए कांस्टेंट है। और ये जो है हमारा फिर से स्टॉक ऑफ आइडियाज है, ये ए डॉट है यानी चेंज इन ए, और ये स्टॉक ऑफ आइडियाज है। और इसका एक एक्सपोनेंट होता है, ये प्रोडक्टिविटी शो करता है आइडियाज की। और यहाँ पे होता है हमारा हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन रिसर्च, यानी लेबर का कुछ प्रोपोर्शन, और इसमें से कितने जेन्युइन काम करते हैं, तो इसको ये लैम्बडा इंक्लूड करते हैं। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन मैंने आंसर में एक्सप्लेन करा है प्रीवियस ईयर के, और इसी के इर्द गिर्द ये सारा रोमन मॉडल रहता है। तो फ्रेंड्स ये था, देखिए मोटा मोटा मैंने आपको बताया कि कैसे पेपर 1 को किया जाएगा, किस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए, चीज़ें कहाँ से आपको मिलेगा। रोमन मॉडल का जो सोर्स है आपको गिवन है चार्ल्स जोन्स का चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट पे अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 5 इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए, पूरा चैप्टर कीजिए।
ब्लेस पॉइंट वाला क्या करता है, उसके 4 पेज की नोट्स लिखवा देता है, और देखिए कमाल की बात, क्वेश्चन आया है उन 4 पेजेस के बाद से ही, क्योंकि एग्जामिनर भी स्मार्ट है, वो आपसे टेढ़ा ही क्वेश्चन पूछेगा, कोई इजी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। ये कोई नेट का एग्जाम नहीं है, नेट के एग्जाम में होता है, यूजीसी नेट में इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पे इन डेप्थ आपका कंसेप्ट की जो है टेस्टिंग की जाएगी। तो कंप्लीट चैप्टर पढ़िए। इसकी रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दूं, आपको जो है डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, टोटल डेरिवेटिव भी होना चाहिए, टोटल डेरिवेटिव भी आना चाहिए आपको, ओके, और लॉग के बारे में भी पता होना चाहिए, लॉग को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग एक्स का कैसे 1/x हो जाता है, तभी ये आप चैप्टर अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी बेसिकली मैंने पेपर 1 पूरा डिस्कस कर दिया है फ्रेंड्स। इसके अंदर अब कोई आपका इशू रहता है तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल and contact me if there is any other issue, any problem related to any concept, और आपको सोर्स चाहिए कि कहाँ से कौन सा टॉपिक किया जाए बेस्ट तरीके से, you can contact me on 8920867614. I'm always there for you to help you guys. मेरी फिलॉसफी क्या है ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा आपको। इस चैनल के जो इनिशिएटिव है एग्जैक्ट फिलॉसफी, बट एक चीज है, और वो ये है कि मैं चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पॉपुलर हो जाए। और पॉपुलर कैसे होगा? वेल, आई एम अ फर्म बिलीवर इन क्लासिकल इकोनॉमिक्स एंड आई थिंक सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। तो अगर कोई अच्छा टीचर आ जाएगा और वो इजी बना देगा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को और सिंप्लीफाई कर देगा, अपने आप ही स्टूडेंट्स आ जाएंगे और वो पॉपुलराइज हो जाएगा। मुझे इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स की आपस में लड़ाई नहीं करानी है, मुझे बाकी ऑप्शनल्स को हराना है। तो ये मेरी फिलॉसफी है और इसके लिए मुझे चाहिए आप लोगों की मदद, जो भी इकोनॉमिक्स लवर हैं। मैं चाहता हूं हमारे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट मिले, हम लोगों की सक्सेस रेट भी बढ़े और हम लोगों के नंबर्स भी बढ़े। तो इसके लिए आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे चल के मैं कैसे आपकी हेल्प कर पाऊंगा, क्या प्रोग्राम मैं लॉन्च कर पाऊंगा और कैसे आपकी असिस्टेंस कर पाऊंगा, वो फर्दर वीडियोस में आप जानेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना ही। आगे की वीडियोस में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करता रहूँगा। प्लस मुझे आपका कमेंट्स चाहिए। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि कौन मेरी वीडियोस देख रहा है। तो कमेंट्स अगर करेंगे तो मुझे पता रहेगा कि कितने स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। एक और चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, वो ये कि मैं एक ग्रुप बनाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं होगी और आप लोग विलिंग हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहता हूं जिसमें जो भी स्टूडेंट्स मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे की भी हेल्प कर पाएं और एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ और अपनी जो स्टडीज़ हैं उसको शेयर कर पाएं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं। इस ग्रुप में हम लोग बेसिकली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करा करेंगे। तो अगर आप विलिंग हो तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तब तक के लिए इतना ही। आगे वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा, उसमें मैं हो सकता है कल या परसों में डालूं। मैं उसमें पेपर 2 का सारा ऐसे ही माइक्रो डिटेल्ड डिस्कशन करूंगा और उसके सोर्सेज को बताऊंगा। तब तक के लिए हैप्पी होली, ऑल द बेस्ट, स्टे मोटिवेटेड।